बचपन में लकड़ी की काठी तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा गया है कि ये सिर्फ एक मासूम सी कविता नहीं, बल्कि क्लासिक साहित्य की तरह एक गहरी कहानी है। जी हाँ, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इस प्यारे से गीत की परतों को खोलेंगे। ये एक नायक की महाकाव्य यात्रा है, उसका संघर्ष है और एक ऐसी रफ्तार की कहानी है जो कभी रुकती नहीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस लकड़ी के घोड़े की अनोखी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इस पूरी महाकाव्य कथा को हम 5 दिलचस्प हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले यात्रा की जबरदस्त शुरुआत, फिर चौक पर वो अहम पड़ाव, बाजार में नायक का बढ़ता हुआ अहंकार, उसके बाद उसका असली और थोड़ा हैरान करने वाला स्वभाव, और अंत में इस ऐतिहासिक दौड़ का एक शानदार निष्कर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, यात्रा की शुरुआत। किसी भी महान कहानी की तरह हमारे इस नायक की यात्रा का भी एक जबरदस्त पहला अध्याय है। शुरुआती पंक्तियां ही इस पूरी कहानी का आधार तय कर देती हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। ये महज कुछ तुकान शब्द नहीं है, ये हमारे दिमाग में एकदम से एक दृश्य उकेर देते हैं। एक अचल लकड़ी की काठी और उस पर तैयार खड़ा हमारा नायक। ये वो पल है जब वो अपनी ठहरी हुई अवस्था से निकलकर सीधे एक जबरदस्त एक्शन मोड में आ जाता है। और अगर इस सफर के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो ये कोई बिना मंजिल की दौड़ नहीं है, ये एक प्रॉपर शानदार भौगोलिक यात्रा है। काठी से शुरू होकर हमारा नायक चौक तक पहुंचता है, फिर सब्जी मंडी से होते हुए सीधे महरौली तक का सफर तय करता है। मतलब ये एक बिल्कुल सीधी और प्रगतिशील यात्रा है, जहां हर पड़ाव कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन भाई, ये रेस अचानक शुरू कैसे हुई? इसका कारण एकदम स्पष्ट है। यह पूरा का पूरा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का मामला है। हथौड़े की वो एक मार यहां एक भयंकर उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे ही पूंछ पर हथौड़ा पड़ता है, एक विस्फोटक ऊर्जा पैदा होती है, और इसी जबरदस्त झटके के कारण हमारा नायक अपनी पूंछ उठाकर उस ऐतिहासिक दौड़ पर निकल पड़ता है जिसे हम आज तक गाते आ रहे हैं। अब जब रफ्तार पकड़ ही ली है तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी चौक पर हमारे नायक का शानदार आगमन। ये कहानी का वो पड़ाव है जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव देखने को मिलता है। मूल पाठ की ये पंक्तियां बड़ी दिलचस्प हैं। घोड़ा पहुंचा चौक पे, चौक में था नाई। अब ये चौक सिर्फ कोई आम चौराहा नहीं है, ये एक पूरा सामाजिक केंद्र है। और वहां एक नाई का होना इस बात का पक्का संकेत है कि हमारा नायक अब एक ऐसे चरण में आ गया है जहां उसके बाहरी रूप रंग को पूरी तरह से निखारा जाने वाला है। जी हां, यहां बात हो रही है हजामत की। घोड़े की हजामत जो बनाई, अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये हमारे नायक का एक प्रॉपर ग्लो अप है। आगे की लंबी और थका देने वाली यात्रा से पहले ये संवरने की प्रक्रिया उसे एक नई शारीरिक चमक और गजब का आत्मविश्वास देती है। मतलब सफर में एक छोटा सा ग्रूमिंग ब्रेक तो बनता है ना। पर कहते हैं ना कि हद से ज्यादा चमक और आत्मविश्वास कभी-कभी एक गहरे मनोवैज्ञानिक दोष को जन्म दे देते हैं, और यही हमें तीसरे खंड की ओर ले जाता है, बाजार में अहंकार। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल मोड़ आता है। कहानी का ये हिस्सा लिटरली सबसे मजेदार विरोधाभास पेश करता है। एक तरफ है हमारे नायक का भारी भरकम अहंकार। घोड़ा था घमंडी, भाई हजामत के बाद उसे अपने लुक और ताकत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रकृति की कठोर सच्चाई। घोड़े को लग गई ठंडी। अहंकार और हकीकत की ये टक्कर एक बहुत ही बेहतरीन मिनी आर्क बनाती है, जहां भौतिक वास्तविकता सीधे उस गुरूर को चकनाचूर कर देती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सब्जी मंडी, बर्फ गिरी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। जो घोड़ा सीना तान कर पूरे एटीट्यूड के साथ सब्जी मंडी में एंट्री लेता है, उसे अचानक बर्फ का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण की ये प्रतिक्रिया उस घमंडी घोड़े को तुरंत जमीन पर ले आती है और उसे विनम्र बना देती है। पल भर में सारा घमंड हवा हो जाता है। ये सच में बहुत ही शानदार और थोड़ा हास्यप्रद है। इस घटना से सबक मिलने के बाद अब कहानी नायक के असली चरित्र की गहराइयों में उतरती है। तो आइए चौथे खंड को देखते हैं, जो है घोड़े का असली स्वभाव। आखिर ये घोड़ा है कौन और कहां से आया है? अब जाके हमें इस घोड़े की एकदम सटीक प्रोफाइल मिलती है। वो तगड़ा है, यानी फिजिकली काफी फिट और मजबूत है। उसमें चर्बी है जो उसके भारी भरकम होने का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि अरबी नस्ल का है। और उसका इलाका बताया गया है महरौली।
ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही अनोखा और थोड़ा उलझा हुआ कैरेक्टर हमारे सामने लाती हैं। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही जबरदस्त विचार, जिसे हम अरबी विरोधाभास कह सकते हैं। सोचिए जरा, एक अरबी घोड़ा जो कि दुनिया की सबसे विदेशी, प्रतिष्ठित और महंगी नस्लों में से एक मानी जाती है, और वो शान से कहाँ घूम रहा है? दिल्ली के मेहरौली की एकदम स्थानीय और जानी पहचानी गलियों में। एक तरफ उसका विदेशी मूल और दूसरी तरफ उसकी टिपिकल देसी मौजूदगी। ये विषमता इस कहानी में एक गजब का आकर्षण पैदा कर देती है। खैर, अब हम इस दिलचस्प विश्लेषण के चरम पर आ गए हैं, यानी अपने अंतिम खंड की ओर। इस महाकाव्य दौड़ का निष्कर्ष, वो कौन सी चीज है जो इस पूरी कहानी को एक सूत्र में बांधती है? शायद ही कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो कि इस पूरी कविता में एक खास नंबर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, और वो नंबर है 4। इस नंबर 4 का सीधा सीधा संबंध उस रफ्तार से है जिसने इस घोड़े को अमर बना दिया। जरा उन शब्दों को याद कीजिए। दौड़ा, 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 दौड़ा। एक ही लाइन में बिना रुके तेजी से 4 बार इस शब्द का दोहराव। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही सिर्फ संगीत को लय देने के लिए है। ये दोहराव संरचनात्मक रूप से उस लकड़ी के घोड़े की बेतहाशा गति, उसकी कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा और एक पागलपन भरी खुशी को दर्शाता है। ये एक ऐसी सुनामी जैसी रफ्तार का निर्माण करता है जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अंत में ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये लकड़ी का घोड़ा वाकई किसी अंतिम मंजिल की ओर दौड़ रहा है, या फिर असली जादू इस सफर के कभी न खत्म होने वाले, दोहराए जाने वाले चक्कर में ही बसा है? शायद इस कहानी की असली खूबसूरती ही यही है कि ये दौड़ कभी रुकती नहीं। इसी निरंतर और अमर यात्रा पर विचार करते हुए आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।